मोदी मैजिक नहीं है, ये चुनाव आयोग की बेईमानी का मैजिक है, ये एसआईआर में बेईमानी का मैजिक है, ये साम दाम दंड भेद, इनका ठगबंधन था ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के साथ। अब जब चुनाव का रेफरी ही जो बेईमान भ्रष्टाचारी बीजेपी का सारथी बन जाएगा तो लोकतंत्र को बचाएगा। जादू नहीं छाया है, जादू तो छाया है बेईमानी का, जादू छाया है झूठ का, जादू छाया है फरेब का। तो बीजेपी की मोदी सरकार सिर्फ ढोंग ढकोसलेबाजी और हवाबाजी करने में माहिर है, ये इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं। तो ये महिला हितैषी बनेंगे जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, रामदुलार गोंड और ये प्रज्वल रेवन्ना, इनका संरक्षण करने का काम किया। बात तो मैं कहूंगी कि केरल हम जीते हैं और इन 5 राज्यों में मुझे लगता है कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ऐसे में जब लोकतंत्र को पूरी तरह लूटतंत्र बना दिया गया हो बीजेपी की मोदी सरकार द्वारा, ऐसे में केरल में मैंडेट मिलना मुझे लगता है बहुत ही बधाई की बात है और धन्यवाद करते हैं हम केरल की जनता को। लेकिन पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है तो बार बार कहा जा रहा है बीजेपी ने तख्ता पलट दिया, बीजेपी आ गई। और देखिए बीजेपी जो है वो अकेली तो चुनाव नहीं लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में, इनका ठगबंधन था ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के साथ। अब जब चुनाव का रेफरी ही जो बेईमान भ्रष्टाचारी बीजेपी का सारथी बन जाएगा तो लोकतंत्र को बचाएगा कौन? क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो वैसे ही लड़खड़ा रहा है। तो लोकतंत्र तो आज लंगड़ा हो गया है क्योंकि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आज कहीं ना कहीं वो एक तरफा हमें दिखाई देती है। और ये अभी की बात तो नहीं, हम तो लगातार इतने सालों से हम इस बात को उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है तो पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है वो मैंडेट एक, मुझे लगता है लोकतंत्र की जीत तो नहीं कहा जा सकता। कारण है उसका सबसे बड़ा एसआईआर जो किया गया। इतनी क्या हड़बड़ाहट है सरकार को एसआईआर कराने के, हम लगातार पूछते रहे। एसआईआर कराया गया, 91 लाख वोट काटे गए, जिसमें से 34 लाख ने ट्रिब्यूनल में अपील की हुई है, 27 लाख लोग मैप्ड हैं। तो ये कहाँ का वो है कि जो हिंदुस्तान का है, नागरिक है, वोट देने का अधिकार हमें संविधान देता है और उस वोट देने के अधिकार को छीन लिया गया। कहा जा रहा है जी अगले चुनाव में वोट दे दीजिएगा। बंगाल में झालमुरी का जो जादू था वो छा गया। देखिए जादू नहीं छाया है, जादू तो छाया है बेईमानी का, जादू छाया है झूठ का, जादू छाया है फरेब का। और आज भी जब हम चैनल्स पे, तो लगातार मैं बड़ी हैरान हूँ कि मुख्य धारा के मीडिया के एंकर्स जो हैं वो ये कह रहे थे बीजेपी के एक प्रवक्ता से पूछते हुए कि जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं हो पाया। अरे अजीब बात है, यही वो एंकर हैं जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन गया है, इस पर मोदी सरकार को बधाई दे रहे थे, जबकि समूचा विपक्ष, कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने उसका पक्ष लिया और उसको हमने पारित कराया। देखिए सदन में जो पारित हुआ वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में हो चुका। हम तब भी कह रहे थे 543 सीटों पर लागू कर दीजिए, अब भी कह रहे हैं तत्काल लागू कीजिए। कोटा विद इन कोटा का आपके पास प्रावधान है, कोटा विद इन कोटा में SC ST के लिए है ऑलरेडी प्रावधान, आप उसको OBC का भी प्रावधान बनाइए। अब आपको जबकि जनगणना का लेना है आप लीजिए, लेकिन आप उसे कीजिए, तत्काल कीजिए ना। तो अब नोटिफाइड इन्होंने 3 साल बाद किया है जिस कानून को, उस कानून की आड़ लेकर आज एंकर तक सवाल पूछ रहे हैं। तो प्रबुद्ध पत्रकार जब मुझे लगता है भ्रामक प्रचार करने लगे तो लोकतंत्र कौन सी दिशा में जा रहा है? आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि मोदी मैजिक अभी भी है? मोदी मैजिक नहीं है, ये मोदी मैजिक नहीं। मैंने कहा ना गठबंधन किन के साथ था, गठबंधन देखिए सरकार बनी। मैं तो कह रही हूँ ना जो मैंडेट है सामने है, हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं मोदी मैजिक है, ये इससे बड़ा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती कोई। ये मोदी मैजिक नहीं है, ये चुनाव आयोग की बेईमानी का मैजिक है, ये SIR में बेईमानी का मैजिक है। ये साम दाम दंड भेद की जो रणनीति अपनाई जाती है वो हो सकता है रणनीति होगी, लेकिन साम दाम दंड भेद भी किस तरह अपनाना चाहिए इसका भी तो कोई पैमाना होना चाहिए भाई। आप SIR में 34 लाख लोगों को ट्रिब्यूनल में जाने की नौबत ला देंगे, आप 27 लाख वोट ऐसे ही काट देंगे, आप 91 लाख वोट काट चुके जिसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अधिक है, ये भी कोई बात छिपी हुई नहीं है। उसके बाद एक अधिकारी जाकर एक शत्रुघ्न सिन्हा की तरह छेलू बन जाता है और कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कोई चुनाव पर्यवेक्षक इस तरह का बोल सकता है? कोई SP भी नहीं इस तरह से धमकी देने का काम कर सकता। लेकिन आपका शासन और प्रशासन सब कुछ लंगड़ा लूला गूंगा बहरा सब हो गया है। लेकिन सुबह सुबह सुधांशु त्रिवेदी एक डिबेट में बोले अगर इतनी ही आप लोगों को दिक्कत थी तो आप लोग चुनाव ही काहे लड़े, लड़ना ही नहीं। देखिए यही तो चाहते हैं ये लोग कि अब चुनाव लड़ना और बंद कर दें। भाई देश के अंदर जब तक लोकतंत्र जीवंत है हम अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आधारहीन लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब जब आवाज उठाई तब तब उसका असर सरकार पर दिखा है। यही भाजपा थी, चुनावी रैलियों में बहुत आपने भी सुना होगा, कहते थे पहले कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जाति के नाम पर भावनाएं भड़का ली, वोट हड़प लिया। उसके बाद सरकार में आए तो एफिडेविट दे दिया, शपथ पत्र में ये कह दिया जी हम तो जातिगत जनगणना नहीं करा सकते क्योंकि जटिल प्रक्रिया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की और उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाकर रखा। संसद में भी डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी सरकार को जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, और करानी पड़ी कि नहीं, उसकी घोषणा करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा
वो तो इनकी सरकार को करना ही पड़ा है। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में सफेद साड़ी और हवाई चप्पल का जादू नहीं चला, 3000 का जादू चल गया। देखिए, मैंने बताया ना जादू किसका चला। जादू चला ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग की मिली भगत का, 3000 ठगबंधन का। मिलेंगे क्या महिलाओं को बंगाल? अब आप ये देख लीजिए, होली पे हमें मिलना सा सिलेंडर दिल्ली में मिल गया क्या? पूछा नहीं आपने दिल्ली की महिलाओं से? कितनी सारी बातें की थी। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने वाले थे, मिल गई क्या? बनारस क्यूटो बन गया, बुलेट ट्रेन चल गई, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने थे, आ गए। तो 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, बन गई। तो बीजेपी की मोदी सरकार सिर्फ ढोंग ढकोसलेबाजी और हवाबाजी करने में माहिर है। ये इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं, एक नैरेटिव सेट करना जानते हैं। अच्छा, ये बार बार चलाया जा रहा है जी 70-30 की बात एंकर कर रहे हैं आज। देश की मीडिया वो बात कर रही है कि 70 और 30 की बात आप कर रहे हैं। मुझे बताइए, हिंदुस्तान का जो संस्कृति और सभ्यता है वो क्या कहती है? वो कहती है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार समझ रहे हैं। आप हिंदुस्तान में ही बांट छाट और सब करना चाहते हैं। तो तोड़ने की जो रणनीति है भाजपा की, आज वो सामने दिख रही है। बार बार कहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी। मेरा देखिए सीधा सवाल भाजपा के लोगों से, आपके माध्यम से, भाजपा के प्रवक्ता नेता जो आना चाहे, मोदी जी जवाब देने सके तो आप ये बता दीजिए, आप अगर सनातन के इतने बड़े हितैषी भाजपाई बनते हैं तो संजय निषाद ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है। क्यों अभी तक भाजपा ने ठगबंधन बना रखा है? इसका मतलब भाजपा मानती है कि भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है। माता कौशल्या के सतत्व पर संदेह जताया, भगवान राम की बल्दियत पर प्रश्न किया, तब भी संजय निषाद का ठगबंधन जारी है। नरेश अग्रवाल जी जिन्होंने कहा कि भगवान राम जी की तुलना रम से कर दी, माता सीता की तुलना शराब से कर दी, उसके बाद भी उनके बेटे को मंत्री क्यों बना रखा है आपने? ओवैसी के भाई ने यह कहा था कि माता रानी को मनुष्य बताने का काम किया। क्या कार्रवाई आज तक भाजपा उस पर कर पाई? इनके पास ना कोई मापदंड है, बातें सिर्फ बनाएंगे, लेकिन सनातन के सच्चे हितैषी कभी नहीं बन पाएंगे। एक चीज और कहना चाहूंगी अंतिम, महिलाओं की बात की, महिला आरक्षण के नाम पे खूब कार्ड खेलने का प्रयास किया। हमने इनका संविधान का 131वां संशोधन बिल, जिसकी आड़ में ये बिना जनगणना के परिसीमन करना चाहते थे, उसको हमने समूचे विपक्ष ने धराशायी करा। और मुझे लगता है वो बधाई की बात है, धराशायी होना चाहिए था। वो महिला आरक्षण बिल तो था नहीं। लेकिन क्या भाजपा अगर महिलाओं की हितैषी है तो क्या पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री बनाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। अभी तक तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष तक महिला नहीं बनाई, वो छोड़ दीजिए, भाजपा की एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक महिला नहीं रही। तो ये महिला हितैषी बनेंगे जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलार गोंड और ये प्रज्वल रेवन्ना, इनका संरक्षण करने का काम किया। क्या ऐसे लोग हम महिला हितैषी का पाठ हमें पढ़ाएंगे? लेकिन एक चीज तो है, जहाँ जहाँ मोदी जी जो नारा देते वो सच तो हो जाता है। जैसे बंगाल में नारा दिया था कि 4 मई दीदी गई, और यूपी में नारा दिया था घर घर मोदी हर हर मोदी। तो जहाँ जो नारा देते सच तो होता है ना। यूपी में कहाँ सच हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? आप बताइए, कोप्पल में क्या हुआ? जितनी भगवान की जन्मभूमियां थी, सनातन के हितैषी बनने रहे ढोंगियों की, सबकी सीटें गई वहां से। आप कह रहे हैं नारा दिया, मोदी जी ने तो नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार। क्या हुआ बताइए? महंगाई की मार कम हो गई क्या? सिलेंडर कितने में मिल रहा है आपको? पेट्रोल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार है। इन्होंने इसके खाद की बीजों की लाइन में लगे हुए किसान जिनकी मृत्यु हो जाती है खड़े खड़े, वो दिन देखने पड़े। घास खाने पर किसान मजबूर हो गया। आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ, उनके सर पर पेशाब कर दिया गया, तब भी ये सरकार ने चुप्पी साधी। जो कथावाचक ओबीसी रहे उनकी चुटियां काट दी गई, उन पर मूत्र का छिड़काव कर दिया गया। अभी उन्नाव की मैं आपको घटना बताती हूँ। एक लोधी कथावाचक को पीटा गया, उसको दक्षिणा देने के नाम पर उसके गले की सोने की चेन उतार ली गई, उसे जाति सूचक शब्द के गाली दिया गया, और उससे क्या गया? तू कथा करेगा तो क्या हिंदुस्तान मनु विधान से चलेगा? क्या आरएसएस के अहंकारी अरमान से चलेगा? हिंदुस्तान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और मोदी जी के नारे जो है ना, सबसे खोखले नारे अगर हिंदुस्तान में किसी ने आज तक दिए हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने ही दिए हैं। तो मुझे लगता है उनके नारों की तो आप बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर। लेकिन वहीं बंगाल में लगातार अमित शाह जी को लेकर बड़े सवाल विपक्ष उठा रहा था कि अमित शाह जी 15 दिन 1 महीने से बंगाल में हैं। चाणक्य कहे जाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं बंगाल में कुछ भी कहूँ, कहीं भी रहूं। इससे पार्टियों को क्या लेना देना था? देखिए, मुझे लगता है चाहे वो अमित शाह जी हों चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, इनके लिए 2 ही चीजें मायने रखती हैं। पहला चुनाव और उसके बाद कुर्सी। ना तो इन्हें महिलाओं से कोई लेना देना है, ना इन्हें आदिवासियों से कोई लेना देना है, ना इन्हें ओबीसी से कोई लेना देना है, ना इन्हें किसान से कोई लेना देना है, ना इन्हें युवा से कोई लेना देना है। नहीं तो बीते वर्षों में, विगत वर्षों में, आप ही खुद पत्रकार हैं, आपने खुद जाके कवर किया होगा, कितने बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, कितने पेपर लीक हुए, कितनों की नौकरियां चली गई। रोजगार की क्या स्थिति है देश में? सिलेंडर कितना महंगा है, दाल कितनी महंगी है, आटा कितना महंगा है, तेल कितना महंगा है, डीजल पेट्रोल की क्या हालत है। तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, और ये जनता समझ रही है, जनता जान रही है। तो ये जो है ना, मैं आपको बताऊं, इनके लिए सिर्फ राजनीति का एक ही पैमाना है,
वो पैमाना सिर्फ कुर्सी पाना है। इसी बंगाल की मैं बता रही हूँ, अविभाजित बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इतना इन्हें कुर्सी का लोभ था। आज मुसलमानों की जो बुराई करते हैं और जो हिंदू मुस्लिम में द्वेष फैलाना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, नफरत वैमनस्यता का वातावरण बनाना चाहते हैं, कट्टरता फैलाना चाहते हैं, इन्हीं लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, वित्त मंत्री रहे, सरकार चलाई और आज ये आके ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा सावरकर की तरह माफी मांगने का काम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। हम डरते नहीं हैं, हम तो सच्चाई रखते हैं। आज आप आज जीत हुई है बंगाल नहीं, आज आप ये देखिए कि सावरकर के ही परपोते ने शपथ पत्र देकर ये कहा, उसमें क्या बताया उन्होंने कि गाय को वो कहते थे उपयोगी पशु है, पूजने नहीं मानते थे सावरकर। और सावरकर को स्वतंत्रता की जो वीर बोला जाता है, इसका जो नाम है वो किसी ने नहीं दिया, तो एक लेखक ने लिख के दे दिया था बस। ये उनको वीर बताते। 5 बार माफीनामा जिसने दिया हो, जो पेंशन लेता रहा हो ब्रिटिश सरकार से, उसको आप वीर कहेंगे, उसको आप स्वतंत्रता सेनानी मानेंगे। और आज जो विमुक्त जातियां हैं, आज जिनका कोई सम्मान नहीं, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे, उनका आज तक स्वतंत्रता सेनानियों में नाम नहीं आ रहा। ये कितनी शर्म की बात है। तो मुझे लगता है आज लड़ाई, ये शुरुआत है लड़ाई की। और चुनाव हारना, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 चुनाव लड़े थे एक समय पर ही, 3 सीटों से, मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ। मथुरा में तो निर्दलीय प्रत्याशी ने जमानत जब्त कराई, लखनऊ से भी हारे, 2-2 सीटों से हारे। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बने कभी उसके बाद? बने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का 1000 बार असफल प्रयास किया बनाने का, उसके बाद वो असफल हुए। तो असफलता ये तय नहीं कर देती कि आप दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस हार को निराशा के उसमें नहीं, आत्मसमीक्षा की आवश्यकता अवश्य है, वो जरूर पार्टी करेगी। हम कहा, जिस तरह हमने 131वां संविधान संशोधन गिराने में एकजुटता दिखाई, मुझे लगता है उसी एकजुटता की आवश्यकता विपक्ष को हर चुनाव में।